हेलो एवरीवन, आई एम प्रिया एंड वेलकम बैक टू मैनेजमेंट प्लस। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिटेल में कवर करेंगे ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की मीनिंग, फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस एंड टाइप्स को। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, अगर चैनल पे नए आए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना लेटेस्ट अपडेट के लिए। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सबसे पहले हम देखेंगे मीनिंग। भाई, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का मतलब ऑर्गेनाइजेशन का ढांचा, क्या फ्रेमवर्क है ऑर्गेनाइजेशन का। जैसे हमारे बॉडी में हमारा स्केलेटन सिस्टम क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है। ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, यानी कि इसके फ्रेम के अंदर में जितने भी ऑपरेशन होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसको परफॉर्म किया जाता है। यानी एक मैनेजेरियल परफॉर्मेंस दिया जाता है, एक मैनेजेरियल टास्क को पूरा किया जाता है और ऑपरेशन के टास्क को पूरा किया जाता है। तो वो दोनों ही टास्क इस फ्रेमवर्क के अंदर में परफॉर्म होता है, इस ढांचे के अंदर में परफॉर्म होता है। ये क्या देता है, एक बेस देता है जिसके अंदर मैनेजर्स और सारे के सारे एम्प्लॉय अपने फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। यानी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर मींस क्या, कि ऐसा स्ट्रक्चर जहां पे ये डिटरमाइन किया जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, कौन कौन से जॉब यहाँ पे हैं, कौन कौन सा फंक्शंस है, कौन से जॉब पोजीशन में कौन सा बंदा बैठा हुआ है, एक मैनेजर के अंदर में कितने सबऑर्डिनेट्स आएंगे, उस सबऑर्डिनेट के अंडर कितने सबऑर्डिनेट्स आएंगे, किस तरीके से हायरार्की चलेगा, ये सब कुछ होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के अंदर में। Under the organizational structure, various posts are created to perform different activities for the attainment of the objective of the enterprise. Organizational structure के अंदर में क्या होता है, बहुत सारे पोस्ट क्रिएट किए जाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज प्रोवाइड की जाती है, जिससे क्या होता है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जाता है। और जो पर्सन काम कर रहे हैं, जो भी एम्प्लॉय काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच के रिलेशनशिप को डिटरमाइन करने में कौन हेल्प करता है, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। जिस पोजीशन में जो लोग हैं, अब कोई किसी का बॉस है तो वो उसको कमांड दे रहा है, तो उसको पता है ना कि ये मेरा सुपीरियर है, और सुपीरियर को पता है कि ये मेरा सबऑर्डिनेट है। तो ये जो रिलेशन है सुपीरियर और सबऑर्डिनेट का, ये किसके थ्रू आपको पता चल रहा है, ये पता चल रहा है हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अब देखिए, दूसरी चीज आती है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट काफी इंपॉर्टेंट है, 3 मार्क्स वाले में आ जाता है, इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट रेफर्स टू द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट दैट कैन बी इफेक्टिवली मैनेज्ड बाय ए सुपीरियर। स्पैन ऑफ मैनेजमेंट मतलब आपके एक सुपीरियर के अंडर में कितने सबऑर्डिनेट्स आते हैं, उसको हम बोलते हैं स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। अब देखो, स्पैन ऑफ मैनेजमेंट जो होता है ना, वो 2 टाइप का होता है। एक होता है वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट, एक होता है नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट। तो जो नैरो स्पैन ऑफ मैनेजमेंट होता है उसको हम टॉल स्ट्रक्चर भी बोलते हैं, और वाइड वाले को फ्लैट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। जब बात की जाए वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की, इसका मतलब क्या है कि एक सिंगल मैनेजर या फिर सुपीरियर के अंदर में लार्ज नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट काम करते हो। मीन्स व्हाट, कि 7 या 8 सबऑर्डिनेट एक मैनेजर के अंडर में काम करते हो। तो ऐसे को आप क्या बोलोगे, वाइड, मतलब काफी एक लोग के भी नीचे बहुत सारे लोग काम करें, काफी वाइड स्पैन है। और नैरो को क्या बोलते हैं, कि एक सिंगल मैनेजर या सुपीरियर के अंडर में कुछ यानी 2 से 3 लोग काम कर रहे हैं, 2 से 3 सबऑर्डिनेट ही काम कर रहे हैं। मीन्स व्हाट, कि काफी नैरो है, काफी सकुचा हुआ स्पैन ऑफ मैनेजमेंट है। तो नैरो को हम टॉल भी बोल सकते हैं, और स्पैन को हम, वाइड स्पैन को क्या बोल सकते हैं, फ्लैट स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। चलो अब देख लेते हैं फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, जिसमें 2 टाइप्स के स्ट्रक्चर्स होते हैं। फर्स्ट होता है फंक्शनल और दूसरा होता है डिविजनल। तो फंक्शनल स्ट्रक्चर में क्या है कि in functional structure, activities are grouped and departments are created on the basis of specific functions to be performed. Means what, कि functional structure में जो ग्रुप बनाया जाता है, जो डिपार्टमेंट्स क्रिएट किया जाता है, वो किसके बेसिस पे किया जाता है, जो ऑर्गेनाइजेशन में स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं उनके बेसिस पे। जैसे कि मार्केटिंग का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेल्स का फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो सेल्स का डिपार्टमेंट हो गया, प्रोडक्शन फंक्शन परफॉर्म किया जाता है तो प्रोडक्शन का डिपार्टमेंट हो गया। यानी कि जो भी लोग एक तरीके का काम कर रहे हैं एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे कि प्रोडक्शन से रिलेटेड बहुत सारे काम होते हैं, जैसे सपोज करो कि टेक्सटाइल मिल है तो वहाँ पे सूत काटने का भी काम हो रहा है, उस थ्रेड को
कलर डाई करने का भी काम हो रहा है, उसके बाद उसको क्लॉथ में डेवलप करने का भी काम हो रहा है। तो ये सारे अलग अलग काम किए जा रहे हैं, लेकिन है तो रिलेटेड ये प्रोडक्शन से। तो इन सारे कामों को ग्रुप कर दिया गया एक जगह और इसको एक डिपार्टमेंट क्रिएट कर दिया। किसके बेसिस पे क्रिएट कर दिया गया? फंक्शन के बेसिस पे, क्योंकि ये सारे लोग जो फंक्शन बना कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं? प्रोडक्शन का फंक्शन कर रहे हैं। तो सारे वो लोग जो प्रोडक्शन फंक्शन में इन्वॉल्व हैं उनको एक ग्रुप में बांट दिया गया, उसको डिपार्टमेंट करार दे दिया गया और उसका एक डिपार्टमेंटल हेड दे दिया गया जो उस पूरे डिपार्टमेंट को लीड करेगा। यानी कि आपने ये स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया? फंक्शन के बेसिस पे क्रिएट किया। तो इस तरीके के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? फंक्शनल स्ट्रक्चर। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ऑल द जॉब्स रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। जितनी भी जॉब जो परफॉर्म की जा रही है ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उन सारे को एक जगह ग्रुप कर लेंगे और उसका क्या नाम दे देंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। सारे सेल्स के काम को एक जगह ग्रुप कर लेंगे और उसका नाम दे देंगे हम सेल्स डिपार्टमेंट। तो इस तरीके के अगर डिपार्टमेंट छोटे छोटे क्रिएट किए गए और उन सबका एक डिपार्टमेंटल हेड बनाया गया, तो ऐसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं फंक्शनल स्ट्रक्चर। जब बात की जाए इनके सुटेबिलिटी की कि ये किस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल हैं, तो ये लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए सुटेबल है जहां पे बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइजेशन विच रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जहां पे बहुत सारे डाइवर्स एक्टिविटी परफॉर्म की जाती हैं, तो वहां पे काफी हाई डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन का जरूरत है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादातर ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशन होते हैं जो लार्ज ऑर्गेनाइजेशन होते हैं और जिनका बहुत सारा प्रोडक्ट लाइन होता है। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट एडवांटेज है स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन यानी कि एक ग्रुप में वही सारे लोग हैं जो सेम तरीके के काम को करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि उस ग्रुप में स्पेशलाइजेशन का भरमाल बैठा हुआ है। दैट मीन्स कि बेटर डिसीजन मेकिंग होगा एक दूसरे में, क्योंकि सारे लोग एक ही फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं, तो अच्छा डिसीजन मेकिंग होगा, अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा सारे लोगों के बीच में। और ये जो डिपार्टमेंट होगा वो कैसा डिपार्टमेंट होगा? स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट होगा। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज एस्टैब्लिश्ड, क्योंकि सारे लोग एक ही तरीके के स्पेशलिस्ट हैं, सारे लोग प्रोडक्शन के ही हैं, सारे लोग सेल्स के ही हैं, सारे लोग एचआर के ही हैं, तो एक दूसरे में काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होता है, क्योंकि आपस में लोगों का तालमेल तभी अच्छा होगा जब सारे लोग एक दूसरे के काम को समझेंगे, क्योंकि सारे लोग एक ही काम से बिलोंग करते हैं, तो कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा होता है। नेक्स्ट है हेल्प इन इंक्रीजिंग मैनेजेरियल एफिशिएंसी। अब देखो क्या होता है कि जो मैनेजर्स होते हैं वो सेम टाइप के ही फंक्शन बार बार परफॉर्म करते हैं। अब जो मार्केटिंग का मैनेजर है वो बार बार मार्केटिंग के ही डिसीजंस को लिए जा रहा है, बार बार मार्केटिंग को ही परफॉर्म किए जा रहा है, तो जिसके कारण से क्या हो जाता है कि उसका एक्सपर्टाइज और बढ़ जाता है, उसकी एफिशिएंसी और बढ़ जाती है। नेक्स्ट है मिनिमाइज कॉस्ट। देखो क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन है, तो स्पेशलाइजेशन है और कोऑर्डिनेशन भी काफी अच्छा हो जाता है, जिस वजह से जो एफर्ट का डुप्लीकेशन होता है, वर्क का डुप्लीकेशन होता है, वो रिड्यूस हो जाता है, जिस वजह से ये जो स्ट्रक्चर होता है वो कॉस्ट को मिनिमाइज कर देता है और काफी इकोनॉमिकल पड़ता है। नेक्स्ट है आपका डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में फर्स्ट आता है इग्नोरेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे क्योंकि हमने फंक्शंस के बेसिस पे डिपार्टमेंट में बांट दिया है, तो सारे जो डिपार्टमेंटल हेड होते हैं ना वो अपने तरीके से काम करते हैं और वो ज्यादा फोकस करते हैं कि उनका डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और उनका नाम हो, ना कि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव पे वो ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते, जिस वजह से ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को सफर करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिफिकल्टी इन इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन। अब देखिए क्योंकि सारे लोग एक काम से बिलोंग करते हैं, तो आपस में तो कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा होता है विद इन द ग्रुप, यानी विद इन द डिपार्टमेंट काफी अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, लेकिन एक सारे के सारे एक दूसरे डिपार्टमेंट में अच्छा तालमेल नहीं बन पाता। यानी कि प्रोडक्शन का सेल्स से, सेल्स का फिनेंस से, फिनेंस का एचआर से, ये जो कोऑर्डिनेशन होगा ना उसमें थोड़ी डिफिकल्टी आ जाती है, क्योंकि सारे के सारे लोग का जो डिपार्टमेंट है ना उसके सभी के डिपार्टमेंटल हेड अलग होते हैं और वो सभी लोग अपने विश से काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं लीडरशिप अलग होने के कारण एक दूसरे में कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है, कोऑर्डिनेशन की कमी आ सकती है। नेक्स्ट है हर्डल इन
कंप्लीट डेवलपमेंट, क्योंकि सारे एम्प्लॉय स्पेशलाइज्ड वे में काम कर रहे हैं, सालों साल से एक ही काम को परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो उनका कंप्लीट डेवलपमेंट नहीं हो पाता। देख लेते हैं डिविजनल स्ट्रक्चर, यानी कि पूरे एंटरप्राइज को आप किस बेसिस पर डिवाइड कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू द मेजर प्रोडक्ट्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड। वो एंटरप्राइज जितने भी मेजर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है उनके बेसिस पे आप पूरे के पूरे एंटरप्राइज को बांट रहे हो। जैसे आप टाटा का एग्जांपल ले लीजिए, टाटा क्या करती है, स्टील में भी डील करती है, फिर आपका फिनेंस में भी डील करती है, मोटर्स में भी डील करती है, तो बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। तो वो क्या करती है, सारे डिपार्टमेंट को वेरियस डिविजन्स में बांट देती है। एक हो गया स्टील का डिवीजन, एक हो गया मोटर का डिवीजन, एक हो गया फिनेंस का डिवीजन, तो ये अलग अलग डिविजन्स में बांट देती है। क्लियर है? तो ये इस तरीके का जो डिविजनल स्ट्रक्चर होता है ना, वो बेसिकली सुटेबल भी वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है जो कि मल्टी प्रोडक्ट में डील करती है, या फिर डिफरेंट लाइन ऑफ प्रोडक्ट जिनके पास होता है, जो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में डील करती है ना ऑर्गेनाइजेशन, वो अडॉप्ट करती है डिविजनल स्ट्रक्चर को। यानी कि वो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को अपने बनाए गए प्रोडक्ट के बेसिस पे बांट देती है। अब कॉस्मेटिक का प्रोडक्ट बनाती है तो कॉस्मेटिक का एक अलग डिवीजन होगा, प्लास्टिक बनाती है तो प्लास्टिक का अलग डिवीजन होगा, मेटल बनाती है तो मेटल का एक अलग डिवीजन होगा। अब जो कॉस्मेटिक का डिवीजन होगा उसका अपना एचआर, मार्केटिंग, फिनेंस डिपार्टमेंट होगा। जो प्लास्टिक है उसका अपना एचआर, फिनेंस, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होगा, सेल्स डिपार्टमेंट होगा। सारे डिविजन्स का अपना अपना फंक्शन होता है, यानी सबका अपना एचआर होता है, अपना फिनेंस होता है, अपना मार्केटिंग, अपना सेल्स, अपना प्रोडक्शन टीम होता है। सब कुछ अपने अपने तरीके से जॉब मतलब काम करता है, परफॉर्मेंस करता है, और सबका एक डिविजनल हेड होता है। अब देखिए एडवांटेजेस। फर्स्ट है क्विक डिसीजन मेकिंग। डिविजनल मैनेजर कैन टेक एनी डिसीजन रिगार्डिंग हिज डिवीजन इंडिपेंडेंटली विच मेक डिसीजन क्विक एंड इफेक्टिव। मैंने अभी बताया ना आपको कि सारे डिविजन्स का एक डिविजनल मैनेजर होता है जो कि उसका हेड होता है। तो क्योंकि एक सिंगल डिवीजन का वो हेड है, तो वो पूरे के पूरे डिवीजन के रिगार्डिंग इंडिपेंडेंटली बहुत अच्छे से क्विक डिसीजन मेकिंग कर सकता है। नेक्स्ट है डिविजनल रिजल्ट कैन बी एक्सेस्ड। अब देखिए सारे डिपार्टमेंट्स के सारे फंक्शंस अपने हैं, यानी सबका अपना फिनेंस है, सबका अपना मार्केटिंग सेगमेंट है, सबका अपना एचआर सेगमेंट है, तो सब कुछ अलग है। तो आप बहुत अच्छे से इंटरप्रीट कर सकते हो, इवैल्यूएट कर सकते हो सबका अपना रिजल्ट, कौन कितना प्रॉफिटेबल कॉल दे रहा है, कौन कितना लॉस कॉल दे रहा है। इस बेसिस पे आप क्या कर सकते हो कि जो अनप्रॉफिटेबल डिवीजन है उसको आप क्लोज भी कर सकते हो। आप अच्छे से इवैल्यूएट कर सकते हो सारे डिविजन्स को इंडिपेंडेंटली। नेक्स्ट है आपका ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इट फैसिलिटेट्स ग्रोथ एंड एक्सपेंशंस एज न्यू डिवीजन कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट। दैट मीन्स व्हाट कि अगर आप चाहो तो नए डिविजन्स को भी इंक्लूड कर सकते हो बिना पुराने एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स को डिस्टर्ब किए बिना। नेक्स्ट है डिसएडवांटेजेस। फर्स्ट आपका आता है कॉन्फ्लिक्ट। दैट मीन्स व्हाट कि बहुत सारे डिविजन्स होंगे तो कहीं ना कहीं एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में लोगों के बीच कॉन्फ्लिक्ट आ सकती है। ड्यूप्लीकेशन ऑफ फंक्शन। सारे जो डिविजन्स हैं सब में सारे फंक्शंस का रिक्वायरमेंट है, यानी जितने भी डिविजन्स हैं सब में एचआर की जरूरत है, सब में फिनेंस की जरूरत है, सब में मार्केटिंग की जरूरत है। तो सारे फंक्शन सारे डिविजन्स में परफॉर्म किए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ड्यूप्लीकेशंस ऑफ फंक्शन हो सकता है। नेक्स्ट है सेल्फिश एटीट्यूड। सारे डिपार्टमेंट्स जो सारे डिविजन्स हैं वो चाहते हैं कि वो बेटर परफॉर्म करें और अपने आप को डिस्प्ले करें कि वो सबसे बेस्ट कर रहे हैं सारे डिविजन्स में। तो उसके लिए वो किसी भी कॉस्ट पर ये नहीं कर सकते कि अपने परफॉर्मेंस को वो किसी भी तरीके से दांव पे नहीं लगा सकते, जो कि उनको कहीं ना कहीं सेल्फिश बना देता है। देख लेते हैं दैट इज फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन refers to the organization structure that is designed by the management to accomplish organizational objective। ये क्या होता है ना, ये डेलिबरेटली ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए मैनेजमेंट इस तरीके का एक स्ट्रक्चर तैयार करती है कि इस हायरार्की पे मिस्टर ए होंगे, इस हायरार्की पे मिस्टर बी होंगे, उनके नीचे सी होंगे। एक स्ट्रक्चर बना दिया जाता है और इन सब के बीच में जो रिलेशन होता है ना वो बिल्कुल फॉर्मल होता है, किसी तरह का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होता। और उन
सारे लोगों को इस स्ट्रक्चर में इसलिए फ्रेम किया जाता है ताकि वो किसी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सके। जिस समय ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा उसके बाद वो रिलेशन खत्म हो जाएगा। किसी तरह का कोई पर्सनल रिलेशन नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए सारे लोग काम करेंगे। जिस तरीके से टॉप मैनेजमेंट उनको बताएगी, जो कहा जाएगा उसी के अकॉर्डिंग उनको काम करना है। और उन लोगों को बहुत अच्छे से पता होता है कि कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है। वो टॉप मैनेजमेंट के थ्रू बता दिया जाता है कि किस हायरार्की पे कौन से लोग होंगे। ठीक है, ये इसमें पूरी की पूरी बाउंड्रीज क्लियर होती हैं कि किसके पास कौन सी अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सब कुछ क्लियर होता है। और किसको कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल करनी है, सब कुछ बिल्कुल ही सिस्टमेटिक वे में किया जाता है। सारी एक्टिविटीज जो परफॉर्म की जाती हैं वो बिल्कुल कॉर्डियल वे में की जाती हैं ताकि जो ऑर्गेनाइजेशनल गोल है वो अचीव हो सके। कुछ भी पर्सनल यहाँ पे नहीं होता है, सब कुछ फॉर्मल है। जो स्ट्रक्चर क्रिएट किया गया बिल्कुल हायरार्की वे में किया जाता है और किसी को किसी से कोई पर्सनल रिलेशन नहीं होना चाहिए। इसके फीचर्स क्या हैं कि ये बिल्कुल ही डेलिबरेटली क्रिएट किया जाता है, किसके द्वारा, टॉप मैनेजमेंट के द्वारा। नेक्स्ट है ये जो इसका जो बेस होता है वो रूल्स और प्रोसीजर पे ही बेस होता है, यानी रिटन फॉर्म में सारे रूल्स और प्रोसीजर्स बता दिए जाते हैं कि आपको कौन कौन से रूल फॉलो करने हैं और कौन कौन से प्रोसेस को फॉलो करना है, उससे भटकना नहीं होता। नेक्स्ट है आपका इट इज इम्पर्सनल, यानी कि यहाँ पे किसी तरीके का इमोशनल एस्पेक्ट को कंसिडर नहीं किया जाता। It clearly defines the authority and responsibility of every individual. इसमें क्या होता है, सारे इंडिविजुअल की अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी बिल्कुल ही क्लियरली बता दी जाती है किसके पास कितनी अथॉरिटी है और कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको निभानी है, कौन किसका बॉस है, कौन किसका जूनियर है। ये बिल्कुल ही रिटन वे में क्लियरली बता दिया जाता है। ये क्यों क्रिएट किया जाता है, ताकि ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। किसी खास स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को ध्यान में रखते हुए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट किया जाता है। अब नेक्स्ट देखिए इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। Informal organization is that organization which is not established deliberately but comes into existence because of common interest, taste and religious and communal relations. अब देखिए आप स्कूल जाते हो तो पूरे टाइम पूरे पीरियड में पढ़ते रहो तो बोर नहीं हो जाओगे। तो बीच में क्या होता है, लंच टाइम मिलता है, आप फ्रेंड्स के साथ घूमते फिरते हो, लंच करते हो, दो बातें करते हो, तो क्या होता है आपका मूड फ्रेश हो जाता है। तो ऐसा तो नहीं होता ना, जब आप पहले दिन स्कूल जाते हो तो मैनेजमेंट आके बोलता है कि देखो जो मिस्टर ए है ना वो तुम्हारा फ्रेंड होगा पूरे क्लास में, देखो मिस्टर सी जो है ना वो तुम्हारा फ्रेंड नहीं होगा पूरे क्लास में। ऐसा तो नहीं कहा जाता ना। ये एक ऐसा जो कोऑर्डिनेशन होता है ना वो खुद स्टैब्लिश हो जाता है, वो डेलिबरेटली नहीं बनाया जाता, इसको स्टैब्लिश किया नहीं जाता, खुद हो जाता है। कॉमन इंटरेस्ट के थ्रू, अगर सेम इंटरेस्ट होगा, सेम टेस्ट होगा, कुछ अच्छा एक ही तरीके का जो चीज इंटरेस्ट होता है ना तो फ्रेंडशिप हो जाती है। तो ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में जो लोग काम करते हैं तो सेम कॉमन इंटरेस्ट वाले लोगों का अपने आप में एक अच्छा तालमेल बन जाता है। तो उस तरीके को हम क्या बोलते हैं, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, जिसको कि डेलिबरेटली एस्टैब्लिश नहीं किया जाता बट ऑटोमेटिकली वो एस्टैब्लिश हो जाता है। इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश करने का सिर्फ एक पर्पस होता है, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन। मैंने कहा ना पूरे टाइम पढ़ते रहोगे तो बोर हो जाओगे, लंच टाइम में फ्रेंड्स के साथ बात कर लोगे तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा दिमाग हल्का हो जाएगा। तो ठीक उसी तरीके से ऑर्गेनाइजेशन में दिन भर जो कोई काम करते रहेगा तो बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। अगर साथ में अपने दुख सुख कोई साथ में काम करने वाले लोग के साथ बांट लेगा तो क्या मिलेगा उसको, साइकोलॉजिकल सेटिस्फैक्शन मिल जाएगा, है ना। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं, employees with similar interest in sports, films, religion may form their own informal group. अब जो भी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय काम करते हैं वो सिमिलर इंटरेस्ट वाले लोग के साथ ग्रुप बना लेते हैं। जैसे जिसको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है तो दूसरे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट वाले के साथ ग्रुप बना लेता है। साथ में जॉब के बाद फिल्म देखने चले जाते हैं, जिनको सिमिलर इंटरेस्ट है, जिन दोनों को अगर फिल्म पसंद है तो फिर वो प्लान बना लेते हैं, चलो भाई फिल्म देखने चलते हैं ना। तो जो भी एक कॉमन इंटरेस्ट जो होता है ना, तो ऐसा एक इनफॉर्मल ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन में बन जाता है ऑटोमेटिकली। तो इसके फीचर्स क्या हैं,
It originates from within the formal organization as a result of personal interaction among एम्प्लॉयज। ये कहाँ से बनता है? ये फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन से ही बनता है, यानी काम करने के दौरान ही बनता है। आप जब ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे जब काम कर रहे थे, तो आपस में एक दूसरे के साथ काम करने के दौरान, इंटरैक्शन होने के दौरान एक इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन अपने आप एस्टैब्लिश हो जाता है एम्प्लॉय के बीच में। इसमें किसी तरह का कोई रिटन रूल और रेगुलेशन नहीं होता, ये अपने आप फ्लो में चलता चला जाता है। किसी तरह का कोई फिक्स्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि कोई स्केलर चेन के थ्रू आप बातें कर रहे हो, कोई हायरार्की के थ्रू आपको कम्युनिकेट करना पड़ेगा, ऐसा नहीं होता। ये डेलिबरेटली क्रिएट नहीं किया जाता मैनेजमेंट के द्वारा, अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। इट इज पर्सनल मीन्स द फीलिंग ऑफ इंडिविजुअल आर केप्ड इन माइंड। ये क्यों किया जाता है? बस एक दूसरे से आपस में लोग क्या करते हैं, फीलिंग्स को बांटते हैं। अब देखिए इसके एडवांटेजेस क्या हैं। फर्स्ट, स्पीड। प्रेस्क्राइब्ड लाइन ऑफ कम्युनिकेशन आर नॉट फॉलोड विच लीड्स टू फास्टर स्प्रेड ऑफ इंफॉर्मेशन। रूमर्स यहीं पे फैलते हैं, पता है ना। दैट मीन्स व्हाट कि जो लाइन ऑफ कम्युनिकेशन होता है वो बहुत फास्ट काम करता है। ऐसा नहीं है कि अब बी ने रिपोर्ट किया, भाई ठीक है मुझे जी से बात करनी है, तो बी सी को बताएगा, सी डी को बताएगा, फिर ई को बताएगा, तो काफी लंबा टाइम लग जाता है कम्युनिकेट करने में। यहाँ पे ऐसा नहीं है, अगर ए को जी से बात करनी है तो वो डायरेक्ट जाके जी से बात कर लेगा और चुगली कर देगा, ठीक है। तो जो रूमर्स होते हैं काफी फास्ट फैलते हैं इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में। नेक्स्ट है फुलफिलमेंट ऑफ सोशल नीड, enhance job satisfaction which gives them a sense of belongingness in the organization। अब देखो दिन भर तुम स्कूल में काम पढ़ रहे हो भाई, तो अगर तुमको वहां मन नहीं लगेगा, तुमको पढ़ने में मन नहीं लगेगा, वहां पे अच्छे दोस्त नहीं मिलेंगे, तो तुमको स्कूल जाने का मन करेगा? नहीं मन करेगा। तो ठीक उसी तरीके से जो एम्प्लॉयज होते हैं, जॉब के बाद उनको वहां पे अच्छे फ्रेंड्स मिल जाते हैं, तो क्या हो जाता है ना, उनका माइंड हल्का हो जाता है और जॉब सेटिस्फैक्शन मिल जाता है, जिस वजह से उनको ऑफिस जाने का मन करता है और थोड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन के प्रति बिलोंगिंगनेस बढ़ जाता है। Quick solution of the problem, because the subordinates can speak without hesitation before the officers, it help the officers to understand the problem of their subordinate। अब ऐसा नहीं है कि सेम पोस्ट वाले लोग ही आपस में इनफॉर्मल ग्रुप बना लेते हैं। थोड़े बॉस भी होते हैं जो मिलने वाले होते हैं ना, मिलनसार टाइप के लोग होते हैं, वो लोग भी इस ग्रुप का हिस्सा हो जाते हैं। तो अगर कोई ऐसा बॉस है जो आपके इनफॉर्मल ग्रुप का हिस्सा है, तो आपके प्रॉब्लम को सुन ले रहा है, क्योंकि आप बहुत कूल होकर के बिना विदाउट एनी हेजिटेशन आप उनको बता दे रहे हो, क्योंकि आप तो उनके इनफॉर्मल ग्रुप के मेंबर हो, फॉर्मल तो कुछ है नहीं, तो आप आराम से उनको अपनी प्रॉब्लम्स बता सकते हो, जिस वजह से वो सुनेंगे और क्विक सॉल्यूशन आपके प्रॉब्लम का हो जाता है। अब डिसएडवांटेज क्या है भाई? बात आ गई रूमर्स की। इट क्रिएट रूमर। ऑल द पर्सन इन एन इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन टॉक केयरलेस एंड समटाइम अ रॉन्ग थिंग इज कन्वेड टू द अदर पर्सन। ज्यादातर रूमर फैलता है, अरे देखो उसने, मैंने उसको देखा उसके साथ घूमते हुए, अच्छा ए ने बी को बताया, बी अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में आग लगा देगी, है ना। तो ये रूमर बहुत जल्दी फैलता है, ये इसका डिसएडवांटेज है, क्योंकि काफी फास्ट कम्युनिकेशन होता है ना। इट रेसिस्ट चेंज एंड ले स्ट्रेस ऑन एडॉप्टिंग द ओल्ड टेक्निक। ये क्या है, कहीं ना कहीं चेंज को बढ़ावा दिया जा रहा है, तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाता है ओल्ड टेक्निक को इस्तेमाल करने में। ओल्ड टेक्निक को एडॉप्ट करने में काफी स्ट्रेसफुल हो जाता है, क्योंकि काफी चेंजफुल होता है। प्रायोरिटी टू ग्रुप इंटरेस्ट, प्रेशराइज मेंबर्स टू कन्फर टू ग्रुप एक्सपेक्टेशन। जितने भी मेंबर्स होते हैं ना, उन पे थोड़ा प्रेशर ज्यादा होता है कि जो ग्रुप का एक्सपेक्टेशन है उस पे वो खरे उतर सके, जो कि जरूरी नहीं है कि सारे लोग एक जैसे होते हैं, तो थोड़ा सा प्रेशर आ जाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड